रहने वालों पर प्रभुत्व रखते थे। इनाम गांव में शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था। इससे निवासियों के बीच सामाजिक दूरी जाहिर होती है। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा बस्तियों में पाया गया है कि कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। इनाम गांव में एक वयस्क आदमी मृत भांडों और कुछ तांबे के साथ दफनाया गया है। कैथा के एक घर में तांबे के 29 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। इस स्थान में स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। यह स्पष्ट है कि जिनके पास ये वस्तुएं थीं वे धनी थे। तिथिक्रमिक दृष्टि से गणेश्वर स्थल विशेष रूप से अवलोकनीय है। यह राजस्थान में खेतरी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समुद्र खानों के निकट पड़ता है। इस क्षेत्र से खुदाई में निकली तांबे की वस्तुएं हैं तीर के नोक, बर्छे के फल, बंसियाँ, सेल्ट, कंगन, छेनी आदि। इनमें से कुछ की आकृतियाँ सिंधु स्थलों में मिली इन वस्तुओं की आकृतियों से मिलती हैं। पक्की मिट्टी की एक ऐसी पिंडिका मिली है जो सिंधु टाइप से मिलती जुलती है। इस स्थान में बहुत से पत्थर के छोटे छोटे औजार, जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहा जाता है, मिले हैं, जो ताम्र पाषाण संस्कृति के परिचायक हैं। यहाँ गैरिक मृत भांड ओसीपी भी पाया गया है। यह लाल अनुलेपित भांड है जो अक्सर काले रंग से रंगा रहता है और मुख्यतः कलश की शक्लों में होता है। चूँकि गणेश्वर के जमाव को 2800 से 2200 ईसा पूर्व का माना जाता है, इसलिए इसकी बहुत सी वस्तुएं परिपक्व हड़प्पा संस्कृति से पूर्व की हैं। गणेश्वर मुख्यतः हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था, पर उससे उसने कोई खास तत्व प्राप्त नहीं किया है। गणेश्वर के लोग अंशतः कृषिजीवी और मुख्यतः शिकारजीवी थे। यद्यपि उनका मुख्य शिल्प तांबे की वस्तुएं बनाना था, तथापि वे वैसे नगरीय तत्वों को विकसित नहीं कर पाए जो बाढ़ सिंचित मैदानों की उपज पर आश्रित हड़प्पाई अर्थव्यवस्था में दिखाई देते हैं। अतः गणेश्वर की पुरावस्तुओं को वास्तविक गैरिक मृदभांड ताम्रनिधि संस्कृति की कोटि में नहीं रखा जा सकता है। इसकी सूक्ष्म पाषाण वस्तुओं तथा अन्य पाषाण उपकरणों को देखते हुए गणेश्वर संस्कृति को प्राक हड़प्पाई ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा जा सकता है, जिसकी भित्ति पर परिपक्व हड़प्पाई संस्कृति खड़ी हुई। तिथिक्रम की दृष्टि से भारत में ताम्र पाषाण बस्तियों की कई श्रृंखलाएं हैं। कुछ प्राक तथा हड़प्पीय हैं, कुछ हड़प्पा संस्कृति के समकालीन हैं तथा कुछ हड़प्पोत्तर हैं। हड़प्पा अंचल के कुछ स्थलों के प्राक हड़प्पीय स्तरों को आरंभिक हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, ताकि इसे परिपक्व नगरीय सिद्ध सभ्यता से पृथक किया जा सके। इस तरह राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा की बनावली की प्राक हड़प्पीय अवस्था स्पष्टतः ताम्र पाषाणिक है। यही बात पाकिस्तान के सिंध राज्य के कोटदीजी के स्थल के बारे में भी है। प्राक हड़प्पीय और हड़प्पोत्तर ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ तथा हड़प्पा संस्कृति की समकालीन ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ भी उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भारत में पाई जाती हैं। एक उदाहरण है कैथा संस्कृति, लगभग 2000 से 1800 ईसा पूर्व, जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है। इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण हैं और साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई देता है। इस क्षेत्र में कई हड़प्पाई ताम्रपाषाणीय संस्कृतियां हड़प्पा संस्कृति के नागरिकोत्तर अवस्था से प्रभावित हैं। कई अन्य ताम्रपाषाण संस्कृतियां परिपक्व हड़प्पा संस्कृति से उम्र में छोटी होते हुए भी सिंधु सभ्यता से जुड़ी नहीं हैं, जैसे नवदाटोली, एरण और नगदा में पाई गई मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व हड़प्पा संस्कृति से पृथक मानी जाती है। जोरवे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व को, जो अंशतः विदर्भ और कोंकण को छोड़ सारे महाराष्ट्र में छाई हुई है, उसके बारे में भी यही बात है। देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों में ताम्रपाषाण बस्तियां हड़प्पा संस्कृति से स्वतंत्र रही हैं। दक्षिण भारत में ऐसी बस्तियां हमेशा नवपाषाण युगीन बस्तियों के बाद लगातार चलती हैं। विंध्य क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की ताम्रपाषाण बस्तियां भी हड़प्पा संस्कृति से असंबद्ध थीं। यह स्पष्ट है कि कई प्रकार की प्राक हड़प्पीय ताम्रपाषाण संस्कृतियां सिंधु, बलूचिस्तान, राजस्थान आदि प्रदेशों में कृषक समुदायों के प्रसार में प्रेरक हुईं और उनसे हड़प्पा की नगर सभ्यता के उदय के लिए अनुकूल अवसर बना। इस प्रसंग में सिंध के अमरी और कोटदीजी तथा राजस्थान के कालीबंगा और गणेश्वर का भी नाम लिया जा सकता है। प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के कुछ कृषक समुदाय सिंधु के बाढ़ वाले मैदानों की ओर बढ़े, कांसे का तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया और नगरों की स्थापना में सफल हुए। भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में ताम्रपाषाण संस्कृतियां 1200 ईसा पूर्व में या 1000 ईसा पूर्व आते आते लुप्त हो गईं। केवल जोरवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। फिर भी देश के कई भागों में ताम्रपाषाण युगीन काले व लाल मृदभांड का बनना ऐतिहासिक काल में भी ईसा पूर्व दूसरी सदी तक जारी रहा। परंतु कुल मिलाकर मध्य तथा पश्चिम भारत की आरंभिक ऐतिहासिक संस्कृति तथा उसकी ताम्रपाषाण संस्कृति के बीच लगभग 4 से 6 शताब्दियों का व्यवधान रहा होगा।
पश्चिमी भारत और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण बस्तियों के लुप्त होने के कारण लगभग 1200 ईसा पूर्व के बाद से वर्षा की कमी मानी जाती है, पर मध्य गंगा क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में यह बस्तियां बाद तक चलती रहीं। ऐसा लगता है कि पश्चिमी भारत में ताम्र पाषाण युग के लोग ऐसी काली चिकनी मिट्टी वाले क्षेत्र में थे जहां सूखे मौसम में ज़मीन गोड़ना कठिन होता है, अतः वे अपने ज़मीन खोदने वाले डंडे के सहारे ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सके। लेकिन लाल मिट्टी वाले क्षेत्रों में, खासकर पूर्वी भारत में, ताम्र पाषाण अवस्था के तुरंत बाद बिना किसी व्यवधान के लौह अवस्था आ धमकी और उसने धीरे धीरे लोगों को पूरा खेतिहर बना दिया। यही बात मध्य गंगा के मैदान में स्थित ताम्र पाषाण संस्कृतियों पर लागू होती है। इसी तरह दक्षिणी भारत की कई स्थलों पर ताम्र पाषाण संस्कृति ने लोहे का इस्तेमाल करने वाली महापाषाण संस्कृति का रूप ले लिया। ताम्र पाषाण अवस्था का महत्व। जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों और घने जंगल वाले क्षेत्रों को छोड़ प्रायः देश भर में ताम्रपाषाण संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों में भी जलाशय के किनारे कई ताम्रपाषाण बस्तियां मिली हैं, पर सामान्यतः ताम्रपाषाणिक लोगों ने अधिकतर नदी तटों पर पहाड़ियों से कम दूरी पर गांव बसाए। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ये लोग सूक्ष्म पाषाणों और पत्थर के अन्य औजारों के साथ साथ तांबे के भी कुछ औजारों का प्रयोग करते थे। जान पड़ता है कि इनमें से अधिकतर लोग तांबे को पिघलाने की कला जानते थे, पर मध्य गंगा क्षेत्र की ताम्रपाषाण संस्कृति में तांबे के औजार बहुत कम मिलते हैं। पश्चिमी भारत और मध्य भारत की संस्कृतियों में वे अधिक मिलते हैं। लगभग सभी ताम्रपाषाण समुदाय चाकों पर बने काले व लाल मृत भांडों का प्रयोग करते थे। उनके विकास की प्राक कांस्य अवस्था को देखते हुए हम पाते हैं कि चित्रित मृत भांडों का सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले वे ही हैं। वे पकाने, खाने पीने और सामान रखने के लिए इन भांडों का प्रयोग करते थे। वे लोटा और थाली दोनों का प्रयोग करते थे। दक्षिण भारत में नवपाषाण अवस्था अलक्षित रूप से ही ताम्रपाषाण अवस्था में परिणत हो गई, अतः इन संस्कृतियों को नवपाषाणी ताम्रपाषाण संस्कृति का नाम दे दिया गया। अन्य भागों में, विशेषकर पश्चिमी महाराष्ट्र और राजस्थान में, ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग बाहर से आकर बसे प्रतीत होते हैं। उनकी सबसे पुरानी बस्तियां संभवतः मालवा और मध्य भारत में थीं, जैसे कैथा और एरड़ की बस्तियां। पश्चिमी महाराष्ट्र की बस्तियां बाद की मालूम होती हैं और बिहार तथा पश्चिम बंगाल की बस्तियां तो और भी बाद में बसी हैं। सर्वप्रथम ताम्रपाषाण जनों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए और नवपाषाण जन के बारे में जितना ज्ञात है उससे कहीं अधिक अनाज उपजाते थे। विशेषकर वे पश्चिमी भारत में जौ, गेहूँ और मूंग तथा दक्षिणी और पूर्वी भारत में चावल पैदा करते थे। वे अन्न के साथ साथ मांस मछली भी खाते थे। पश्चिम भारत में पशुओं का मांस अधिक चलता था, पर पूर्वी भारत के भोजन में मछली और भात का प्रमुख स्थान था। पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बस्तियों के और भी अवशेष मिले हैं। मध्य प्रदेश में कैथा और एरड़ की और पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। इसके विपरीत पूर्वी भारत के चिरांद और पांडु राजा ढीवी की संरचना के अवशेष कम हैं। उनसे सिर्फ खंभों, खाइयों और गोलाकार घरों की जानकारी मिलती है। शव संस्कार विधियां भिन्न थीं। महाराष्ट्र में मृतक उत्तर दक्षिण सिद्ध में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम सिद्ध में। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण समाधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान प्रचलित था। ताम्रपाषाण संस्कृतियों की दुर्बलताएं। ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी, भेड़ बकरे पालते थे और उन्हें अपने आंगन में ही बांध कर रखते थे। शायद वे पशुपालन मांस के लिए करते थे, दूध पीने के लिए या घी आदि बनाने के लिए। उनको दूहते नहीं थे। कई जनजातियों के लोग, जैसे बस्तर के गोंड, मानते हैं कि पशुओं का दूध केवल पशुओं के बच्चों के लिए होता है, इसलिए वे दूहते नहीं हैं। इस कारण ताम्रपाषाण युग के लोग पशुओं से पूरा फायदा नहीं उठा सके और ताम्रपाषाण युग के जो लोग मध्य और पश्चिमी भारत के काली कपास मिट्टी वाले क्षेत्र में रहते थे, गहन या विस्तृत पैमाने पर खेती नहीं कर पाए। ताम्रपाषाण स्थलों में न हल और न फावड़ा दोनों हो पाया गया है। वे अपने जमीन खोदने वाले डंडे से पत्थर का छिद्रित चक्का दबाव के लिए लटका देते थे और इससे केवल झूम खेती कर पाते थे। ऐसी खनन यष्टि से तो केवल राखों में ही खेती संभव थी। काली मिट्टी में गहन और व्यापक खेती के लिए लोहे के उपकरणों का प्रयोग आवश्यक था, जिनका स्थान ताम्रपाषाण संस्कृति में था ही नहीं। पूर्वी भारत में लाल मिट्टी वाले इलाकों में रहने वाले ताम्रपाषाणिक लोगों की भी यही कठिनाई थी। पश्चिमी महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बच्चों के शवाधानों से ताम्रपाषाण संस्कृतियों की आम दुर्बलता प्रकट होती है। खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था के होते हुए भी बच्चों के मरने की दर बहुत ऊंची थी। पोषाहार की कमी, चिकित्सा के ज्ञान का अभाव आदि या महामारी का प्रकोप इसका कारण हो सकता है।
जो भी हो, ताम्रपाषाण संस्कृति का सामाजिक और आर्थिक ढांचा आयुवर्धक नहीं हुआ। ताम्रपाषाण संस्कृति तत्वतः ग्रामीण पृष्ठभूमि पर खड़ी थी। इसके जीवन की सारी अवधि में तांबा सीमित मात्रा में ही उपलब्ध रहा और धातु के रूप में तांबा कुछ सीमित ही काम दे सकता था। यूँ भी तांबे का बना औजार लचीला होता था। लोग तांबे में टिन को मिश्रित करके कांसा बनाना नहीं जानते थे, जो तांबे से अधिक मजबूत और उपयोगी होता है। कांसे के औजारों के इस्तेमाल से क्रीट, मिस्र और मेसोपोटामिया में और सिंधु घाटी में भी प्राचीनतम सभ्यताओं के विकास में बड़ी सुविधा मिली थी। ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और न ही वे नगरों में रहते थे, जबकि कांस्य युग के लोग नगरवासी हो गए थे। सभ्यता के ये सभी तत्व हमें भारतीय उपमहादेश के सिंधु क्षेत्र के अधिकतर भाग में विद्यमान दिखाई पड़ते हैं। अधिकांश ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ उम्र में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की हैं। फिर भी ये संस्कृतियाँ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के उन्नत तकनीकी ज्ञान से कोई ठोस फायदा नहीं उठा पाए। ताम्र निधियाँ और गैरिक मृदभांड अवस्था। 40 से भी अधिक ताम्र निधियाँ ताम्र उपकरणों के जखीरे, जिनमें अंगूठी, सेल्ट, कुठारी, खड्ग, हार्पून, शूल आदमी जैसी मूर्तें आदि चीज़ें हैं। पूर्व में बंगाल और उड़ीसा से लेकर पश्चिम में गुजरात और हरियाणा तक तथा दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक के विशाल भूभाग में बिखरी पाई गई हैं। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई हैं। इसमें 424 तांबे के औजार और हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर हैं। लेकिन इन ताम्र निधियों में से लगभग आधी गंगा यमुना दोआब में केंद्रित हैं। अन्य क्षेत्रों में जहाँ जहाँ तांबे के हार्पून, दुसिंगी, तलवार और मानव मूर्तियाँ मिलती हैं, ये शिल्प वस्तुएं कई तरह के काम देती थीं। ये केवल मछली पकड़ने, शिकार करने या लड़ाई करने के लिए ही नहीं थी, बल्कि शिल्प कर्म और कृषि कर्म के लिए भी थीं। इन उपकरणों से यह स्वतः सिद्ध होता है कि तांबे के कारीगरों को काफ़ी अच्छी तकनीकी जानकारी प्राप्त हो चुकी थी और वे वस्तुएं खानाबदोश लोगों या आदिम कारीगरों की कृति नहीं हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 स्थानों में की गई खुदाई में इनमें से कुछ वस्तुएं गैरिक मृदभांडों और कच्ची मिट्टी के घर द्वारों के साथ मिली हैं। एक स्थान में कहीं कहीं पक्की ईंट के टुकड़े भी पाए गए हैं। खुदाई में पत्थर के औजार भी मिले हैं। इन बातों से यह प्रकट होता है कि ताम्र निधियों में पत्थर के औजारों के साथ मिले तांबे के उन उपकरणों का प्रयोग करने वाले लोग स्थायी जीवन बिताने वाले थे और उन ताम्रपाषाण कृषकों और शिल्पियों में थे जो दोआब के एक बड़े भाग में सबसे पहले बसे। अधिकांश गैरिक मृदभांड स्थल दोआब के ऊपरी हिस्से में पड़ते हैं, लेकिन छिटपुट ताम्र निधियाँ बिहार और अन्य प्रदेशों के पठार क्षेत्रों में मिली हैं। बहुत से ताम्र शिल्प राजस्थान के क्षेत्रीय अंचल में भी पाए गए हैं। गैरिक मृदभांड संस्कृति का काल 8 वैज्ञानिक तिथि निर्धारणों के आधार पर मोटे तौर पर 2000 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व के बीच रखा जा सकता है। जब गैरिक मृदभांड बस्तियां समाप्त हुईं, उस समय के लगभग 1000 ईसा पूर्व तक दोआब में कोई खास बस्तियां नहीं दिखाई देती। हमें काले व लाल मृदभांड वाले लोगों की कुछ बस्तियों का अस्तित्व मालूम होता है, लेकिन उनके पास अवशेषों का जमाव इतना पतला है और पुरावस्तुएं इतनी कम हैं कि उनसे लोगों के सांस्कृतिक साधनों की कोई स्पष्ट और विशिष्ट छवि नहीं मिलती है। जो भी हो, दोआब के ऊपरी भाग में गैरिक मृदभांड वाले लोगों के उदय के साथ ही बस्ती आरंभ होती है। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर अवस्थित जोधपुरा में गैरिक मृदभांड का सबसे मोटा जमाव देखा गया है, जो 1.1 मीटर है। फिर भी प्रतीत होता है कि किसी स्थान में ये बस्तियां लगभग 100 बरस से अधिक नहीं टिकीं और न ये आकार में बढ़ी हैं, न तो विस्तृत क्षेत्र में फैली हैं। पता नहीं कि ये बस्तियां क्यों और कैसे समाप्त हो गई। कहा जाता है कि एक विशाल क्षेत्र में बाढ़ आने और उसके बाद वहाँ जल जमा हो जाने के कारण वह इलाका मनुष्य के निवास के लिए अनुपयुक्त हो गया होगा। कुछ विद्वानों के अनुसार गैरिक मृदभांड के गठन में जो अभी ढीलापन पाया जाता है, वह दीर्घ काल तक पानी में रहने के कारण हो सकता है। गैरिक मृदभांड वाले लोग हड़प्पाई लोगों के कनीय समसामयिक थे और वे जिस गैरिक मृदभांड वाले क्षेत्रों में रहते थे, वह हड़प्पाइयों के क्षेत्र से बहुत दूर नहीं है। इसलिए हम गैरिक मृदभांड वाले लोगों और कांसे का प्रयोग करने वाले हड़प्पाई लोगों के बीच कुछ आदान प्रदान का अनुमान कर सकते हैं।